डिवीज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का क्लास नंबर 6 और सेट नंबर 6 में हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले समय में 4 सेट अभी और आएँगे और कल मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, कल संडे है और कल सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी 3 घंटे की क्लासेस होगी जो कि मैराथन क्लासेस होगी। ठीक है? तो आप इसे अवश्य रूप से फ़ॉलो कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सेकंड लास्ट मैराथन क्लासेस है। इसके बाद भी एक क्लासेस आएँगी जो कि 19 जनवरी को पब्लिश्ड किए जाएँगे। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेंगे, 2 मैराथन क्लासेस आएँगी और इसके बीच में 4 सेट भी कंप्लीट कराए जाएँगे जिसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर प्राप्त कर पाएँगे। अगर आप 10 सेट और 2 मैराथन क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यही पूछा गया है कि 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 6 गो 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6 गो 9 लिखेंगे और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 पर कै गो ज़ीरो? तो 4 ज़ीरो, 1 पर 4 ज़ीरो अंतर का मतलब क्या होता है? तो डिफरेंस यानी कि घटाना है। कितना में से कितना? तो 6 गो 9 में से 1 पर 4 गो ज़ीरो घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे आप घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 4 ज़ीरो हो जाएगा। अब घटाइए। 9, 9 में से ज़ीरो जाएगा तो 9 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 1 गया यानी कि 8, 98 पर 4 गो 9, 98 पर 4 गो 9 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर आपका किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। जैसे ही अंतर की बात होगी तो वहाँ पे डिफरेंस निकालना है और जहाँ योग का बात हो वहाँ पे आपको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कहता है 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं? सबसे पहले ये बताइए कि पूर्ण संख्या हम लोग कहते किसको हैं? यानी कि होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर किसको कहते हैं? तो सभी बच्चे बोल भी रहे होंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और कहीं न कहीं उसको ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसके मध्य में कहाँ से कहाँ तक? तो बा 42 से 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएँ हैं? यानी कि कंप्लीट नंबर है। इसके बीच में कितनी है? तो यह रैंकिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। जब हम लोग रैंकिंग यानी कि रीज़निंग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे करते क्या है, टोटल प्लस 1 माइनस क्या? माइनस लेफ्ट या राइट, माइनस लेफ्ट या राइट यानी कि टोटल इसमें क्या है? अब बिटवीन निकालेंगे तो क्या कर लेंगे? 62 में 1 जोड़ लेंगे और 42 घटा लेंगे। जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो 62 में 1 जोड़ेंगे तो 63 और 42 घटाएँगे तो 21 प्राप्त होगा। यानी कि इस दोनों के बीच में मात्र कितने नंबर होंगे? तो 21 पूर्ण संख्याएँ होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इस फ़ॉर्मूला को याद रखेंगे। क्या करना है? तो लास्ट वाले में 1 जोड़ देना है और पहले वाला घटा लेना है। यानी कि 63 में से 42 घटा लेंगे, जो प्राप्त होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। बढ़ते हुए क्रम में यानी कि इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस चीज़ में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यानी कि आरोही क्रम में अरेंज करना है। आप इस बात को भी नोट कर लेंगे कि बढ़ते क्रम को ही हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। आरोही क्रम क्या? कौन-सा क्रम? आरोही क्रम। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। बढ़ते क्रम तो जैसे कहा जाएगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। जैसे ही आरोही और अवरोही कहना शुरू कर दे एग्ज़ामिनर, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा-सा आरोही क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ते हुए क्रम करते हैं। इसमें सबसे छोटा को सबसे पहले अरेंज करते हैं। उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा यानी कि सबसे लास्ट में सबसे बड़का, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, इसमें अरेंज करना शुरू करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ये देख लीजिए कि सबसे छोटा है कौन? यह 23 दशमलव कुछ है या 22 दशमलव कुछ है, ये भी 23 दशमलव कुछ है, ये भी 22 दशमलव कुछ है। यानी कि 23-22 यहीं चल रहा है, ठीक है? 23-22 ठीक है? 23.1 है या 22.1 है, यानी कि अभी तक छोटा यही मिला। 23.45 है या 22.28 है। इस पे दो 22.2 पे 0 बिठाएँगे तो 22.20 यानी कि 2 जीरो, जबकि यह 28 28 है। तो अभी तक तो छोटा यही है। यानी कि सबसे पहले आपका कहीं न कहीं ऑप्शन यही होगा 22.2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में है। बाकी ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत है क्योंकि यह 23.1 से शुरू हो रहा है। यह आपका 22.28 से शुरू हो रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन आपका तो गलत हो गया, 1 ऑप्शन से ही सबसे छोटा देखे और उसके आधार पे 2 ऑप्शन को हम लोग गलत कर चुके हैं, यानी कि साइड कर चुके हैं। अब बस थोड़ा-सा ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर हो क्या सकता है? इसका आंसर हो क्या सकता है? तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे 18 लिखा गया है, यानी कि 23.18 ऑप्शन नंबर 1 में और यहाँ पे उसके बाद 23.1 लिखा गया है। तो 23.1 के बाद आप क्या बैठाएँगे? अपने तरफ से तो 1 ही बिठाएँगे। यानी कि यह 18 है जबकि यह 1 ज़ीरो है, तो 12 कौन हुआ? 18 या 1 ज़ीरो, तो आप कहेंगे सर 1 ज़ीरो छोटा होता है जबकि 18 बड़ा होता है, यानी कि 18 बड़ा होता है, 10 छोटा होता है। तो ये जब
बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है तो पहले छोटा आएगा ना, उसके बाद बड़ा आएगा। यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। देख लीजिए बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे कहता है 4 अंकों की एक संख्या है। कितने अंक की? तो 4 अंकों की संख्या है। देखिए 4 को डैश भी हमने लगा लिया है। 4 अंकों की एक संख्या है। पहला अंक दूसरा, दूसरे अंक का 1 तिहाई है। पहला अंक, यह पहला अंक जो है वह दूसरे अंक का यानी कि इसका क्या है? 1 तिहाई है। 1 तिहाई कौन है? 1 तिहाई यानी कि 1/3 है। 1/3 है। तीसरा अंक पहले अंक और दूसरे अंक का योगफल है। जो तीसरा अंक है वह क्या करता है? यह पहला और दूसरा का क्या है? योगफल है। यानी कि इस दोनों का योगफल यह तीसरा अंक है, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, जबकि दूसरा अंतिम अंक यानी कि चौथा अंक दूसरे अंक का क्या है? 3 गुना है, यानी कि 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन-सी वह संख्या है? देखिए, इस कंडीशन पे बैठता क्या है? दूसरा अंक जो है, वह पहले अंक का क्या है? पहले अंक का क्या है? तिहाई है। ऐसे हम लोग ना करके थोड़ा-सा इधर से नंबर को हम लोग खोजना चलते हैं। इस टाइप से बनेगा क्योंकि यहाँ पे कहता है क्या? इधर से दूसरा अंक जो है वह पहले अंक का 1/3 है। 1/3 यानी कि 1 तिहाई है, यानी कि यह 6 होगा तो यह 2 होगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है जो पहला और दूसरा अंक है, पहला और दूसरा का योगफल हमारा तीसरा है, तीसरा अंक है। इसी तरीके से जो अंतिम अंक है वह पहले का 3 गुना है। पहले का कितना गुना है? पहले का 3 गुना है, पहले का 3 गुना है। पहले का 3 गुना है यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना, दूसरे अंक का। तो दूसरा अंक तो यही है, दूसरे अंक का 3 गुना, 18 तो होगा नहीं। 18 तो होगा नहीं, तो 3 गुना यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यही मिल रहा है ना। 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 पहले वाला 1 तिहाई, पहले वाला 1 तिहाई इसमें कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं मिल रहा है। कोई भी आप इसमें ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन को आप विदाउट ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, बिल्कुल सही आंसर आएगा। बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक है? देखिए 4 अंकों की एक संख्या है तो 4 को डैश आप लगाइए और कहता है पहला अंक दूसरे अंक का 1 तिहाई, दूसरा अंक का 1 तिहाई है। यानी कि 1/3 है। दूसरे अंक का 1 तिहाई है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योगफल है। पहला और दूसरा का योगफल यानी कि तीसरा अंक है, तीसरा अंक है। यानी कि इस दोनों का योगफल कौन-सा है? तो तीसरा अंक है। उसके बाद देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 6 जोड़ेंगे तो यह 8 आया। 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आया। 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। यानी कि योगफल तो सब में वेरीफाई कर रहा है। तो योगफल से अब आप ऑप्शन को हटा नहीं सकते। अब कहता है दूसरे का 1 तिहाई, दूसरे का 1 तिहाई तो 3 का 1 तिहाई, 4 का 1 तिहाई। 4 का 1 तिहाई कितना होगा? यह तो 4/3 हो जाएगा, जो कि क्या है? गलत है। यहाँ पे कहता है 3 का 1 तिहाई, 3 का 1 तिहाई 1 ये तो सही है। यानी कि अभी तक या तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा या तो 1 सही होगा। यहाँ पे 2 का भी 1 तिहाई देखेंगे, यह क्या हो जाएगा? 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। अभी तक सही कौन आया आपके पास? या तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 3। आगे थोड़ा-सा बढ़ेंगे, यहाँ पे अगला कंडीशन कहता है जबकि अंतिम अंक तो यही है, अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। अंतिम अंक यह दूसरे अंक का क्या है? 3 गुना है। तो देखिए यह 3 गुना यही ना होगा, 3 गुना यही ना होगा। यहाँ पे 3 गुना 6 का 3 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, जबकि एक ही गो अंक लिखना है। तो यह क्या सही होगा? कभी सही नहीं होगा, यानी कि यह आपका गलत हो गया। तो सही क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं तो आपको संख्या प्राप्त हुई 1, 3, 4, 9। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कहता है एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 से दोनों से विभाजित किया जा सकता है। तो 2 और 5 से विभाज्यता का रूल क्या है? या देखिए 5 का विभाज्यता का रूल आप बताएँगे तो कहेंगे सर या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जबकि आप 2 से विभाज्यता का रूल बताएँगे तो कहेंगे सर लास्ट में कोई भी सम संख्या हो।
यानी कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसके अलावा कोई तो हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे कहता है 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 2 से भी भाग लगना चाहिए और 5 से भी लगना भाग लग जाना चाहिए, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आया? तो 0-0 कॉमन आया। तो किस-किस महीना के लास्ट में 0 होता है? जी, किस-किस मंथ के लास्ट में 0 होता है? यानी कि दिनों की संख्या के आधार पे इस क्वेश्चन का सही आंसर चुनना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मार्च आपका कितने दिन का होता है? मार्च आपका कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे सर 31 दिन का होता है। तो क्या यह विभाजित होगा? नहीं। क्या यह विभाजित होगा? नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो क्या यह 5 से डिवाइड होगा या 2 से? बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे नवंबर है 30 दिन का होता है। इसमें कोई ऐसा मंथ देखिए जुलाई, क्या है? जुलाई 7 पे आता है। कितने पे आता है? जुलाई 7 पे आता है और ये भी 31 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। जब 3 गलत होते हैं तो चौथा आपका ऑटोमैटिक सही होता है और अप्रैल में भी 30 दिन, जून में भी 30 दिन, सितंबर भी 30 दिन का होता है और नवंबर भी 30 दिन का होता है। तो सभी के लास्ट में 30-30 यानी कि दिनों की संख्या 30 हुई और 2 और 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किस मंथ में कौन-सा दिन आता था? अगर आपको दिन की संख्या मंथ के दिनों की संख्या पता होती तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताने में सक्षम होते। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आपसे कहा जा रहा है कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दिया गया है और इसमें आपको बड़ा और छोटा पहचानना है। क्या? बड़ा और छोटा पहचानना है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आपको पहचानना है। 7/10, 4/9 और 2/15, 3/5 और 2/3। ठीक है? में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। सबसे भी बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। चलिए इस सभी को हम लोग भाग करके डाटा लिखना शुरू करते हैं, किसके अंत में क्या आ रहा है। तो 2/3 को भाग करेंगे तो 0.66 आएगा, 0.66 आएगा। 3/5 को भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 आएगा। यहाँ पे 2 अंक तक लिखे हैं तो यहाँ पे एक 0 भी लगा देते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2/15 है यानी कि इसको भाग करेंगे तो 0.1 और यहाँ पे 3 आएगा, कोई दिक्कत? 15 या 45 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 0 दशमलव, यहाँ पे 0 4/9 है, 4/9 है, तो 4/9 है यानी कि 36 होगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट कितना? 9, 40, 9 चौका 36। यहाँ पे देखिए 9 है तो यहाँ पे 4 होगा। 4/9 है, क्या है? इसको भाग कर लीजिए, यहाँ पे 0 बैठाएँगे तो 0 बैठ गया। अब 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी कि यहाँ पे 4 और फिर से 4 यानी कि 44 आ रहा है, ठीक है? इसमें सबसे छोटा आपको पहचान करना है, तो भाग करके ही आप चेक कर सकते हैं। इसको भाग करेंगे तो 0.70 आ जाएगा, तो इसमें सबसे छोटा आपको क्या मिला? तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा हमारा तो यही मिला, यह क्या है? सबसे छोटा है, क्या है? सबसे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, यह सबसे छोटा है। अब देखिए आगे क्या है, तो सबसे बड़ा आपको तो यह मिला, सबसे बड़ा कौन मिला? तो 7/10 सबसे बड़ा कौन मिला? तो 7/10 सबसे बड़ा, यानी कि सबसे पहले आपको बड़ी संख्या चुननी है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या यानी कि 7/10 किस-किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो गलत हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो देखिए 2/15 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्रमशः का मतलब होता है अगर सबसे पहले बड़ी संख्या कहेगा तो आपको बड़ी संख्या ही पहले लिखना है और बाद में छोटी संख्या कहेगा तो आपको बाद में छोटी संख्या लिखना है। जैसे कहेगा वैसे ही इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आएँगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे तो निश्चित रूप से आप बनाने में सक्षम होंगे और बना भी पाएँगे, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। कहता है एक मिठाई की दुकान पर शॉप ओनर भी होगा, खरीदार भी होगा और मिठाई भी होगी, पैसे भी होंगे। दुकान पर 1 केजी बेसन, 1 केजी बेसन के लड्डू 1 केजी बेसन के लड्डू डिब्बे के भार को छोड़ते हुए, यानी कि सिर्फ़ लड्डू का भार, यानी कि सिर्फ़ लड्डू का वेट के डिब्बे, 1 डिब्बे में 25 लड्डू, 1 डिब्बा में कै पै लड्डू? तो यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं 1 पैकेट में कै गो लड्डू? तो 25 गो लड्डू, कै गो लड्डू? तो 25 गो लड्डू, लेकिन कितना केजी बेसन है? तो 1 केजी बेसन में, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1 पैकेट में 25 लड्डू है और 1 केजी में 25 लड्डू बन रहे हैं। रेखा
लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है। कितने डिब्बे? 4 डिब्बे यानी कि 4 केजी बेसन के लड्डू खरीदना चाहती है, परंतु उसे 1 डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। केवल 1 डिब्बे में 20 लड्डू ही लेने हैं। तो आप ये बताइए कि 1 पैकेट में 25 लड्डू हैं, तो थोड़ा-सा ये बता दीजिए कि 4 पैकेट में कितना लड्डू हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ज़्यादा कुछ नहीं, 4 से गुना कर दीजिए जितना होगा उतना लड्डू की संख्या हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं 100 गो लड्डू होगा क्या? 100 गो लड्डू होगा। कितना? 100 लड्डू होगा। 100 लड्डू होगा। या तो 4 पैकेट में 100 लड्डू आएँगे। कितने लड्डू आएँगे? 100 लड्डू आएँगे। लेकिन जो कौन-सी कौन-सा खरीदार है? तो रेखा नाम की एक लड़की है जिसको मात्र 1 डिब्बा में 20 लड्डू ही चाहिए, 20 लड्डू ही चाहिए। यानी कि 1 केजी में 1 केजी में कितने लड्डू बन रहे हैं? 25 लड्डू, यानी कि चाहिए 20 लड्डू। तो हम कह सकते हैं ये भी कि 1000 ग्राम में 25 लड्डू तैयार हो रहा है। तो 1 ग्राम में कितना तैयार हो रहा है? कितना वेट लग रहा है? कितने ग्राम का है? तो आप कहेंगे इसको भाग कर दीजिए यानी कि 1 लड्डू आपका 40 ग्राम का है। तो 20 से लड्डू 1 डिब्बा में लेती है। एक रेखा जो है वह 1 डिब्बा में मात्र 20 लड्डू लेती है। 20 लड्डू लेती है यानी कि 20 गुना 40 कर देंगे तो यह 800 ग्राम एक डिब्बा में सामान लेती है, यानी कि 800 ग्राम ही लड्डू लेती है। तो ऐसा-ऐसा उसके पास कितने डिब्बे हैं? 4 डिब्बे हैं, इसलिए 4 गुना 800 करेंगे तो 3200 ग्राम हो जाएगा। 3200 ग्राम यानी कि 3.2 केजी, 3.2 केजी यानी कि 3 केजी 200 ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे और निश्चित रूप से जब आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएँगे, एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे तो आप सही आंसर बताने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूँ कि कल संडे है और कल संडे को ही हम लोग मैराथन क्लासेस अरेंज कर रहे हैं। सेकंड लास्ट मैराथन क्लासेस होने वाली है कि यानी कि इस सेशन की अंतिम से एक पहले वाली मैराथन क्लासेस होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। सुबह 9 बजे से लगभग 12 बजे तक चलेगी यानी कि 3 घंटे की क्लासेस होगी। काफ़ी अच्छी क्लासेस होगी, आप इसे अच्छे से पार्टिसिपेट करके देखिएगा निश्चित रूप से। इससे और आने वाले जो 2-4 सेट अभी हैं, वह कंप्लीट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँगे। यहाँ पे एक बीना नाम की लड़की है, क्या है? बीना नाम की एक लड़की है जो कुछ सामान खरीदती है, सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर कितना लीटर? 50 लीटर तेल खरीदती है, सिर पर लगाने वाला तेल खरीदती है, कौन? तो वीना नाम की जो लड़की है वह खरीदती है, कितना तेल? तो 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 एमएल की बोतलों में भरना चाहती है, 80 एमएल की बोतलों में भरना चाहती है, उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? देखिए यह एमएल है, तो एमएल को हम लोग पहले एमएल में लीटर को एमएल में बदल देते हैं। तो थोड़ा-सा आप ये बता दीजिए कि 1 लीटर में कितना एमएल होता है? तो आप कहेंगे सर 1000 एमएल होता है, यानी कि 50 लीटर में कितने एमएल? आप कहेंगे कुछ नहीं, 1000 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1000 एमएल कितना आ गया? 1000 एमएल और कितना बोतल? 1 बोतल में यह मात्र कितना 1 बोतल में यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 पैकेट 1 बोतल में वह कितना भरता है? तो 1 बोतल में मात्र 80 एमएल ही भरता है। 1 बोतल में 80 एमएल यानी कि 50,000 एमएल में 80 एमएल क्या करता है? तेल भरना चाहता है। तो कितना बोतल पैक होगा? तो 0 से 0 कटा दीजिए। अब आपके पास बचा हुआ है 50 5000 बट्टा 8 देखिए 5000 बट्टा 8 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 से कटाएँगे तो 4 दूना 8 यह कट गया 2 मरतबे, ठीक है? ऊपर चलिए, ऊपर कटाएँगे आप, तो ऊपर 4 एकम 4 यानी कि इधर आप 4 से भाग दे दीजिए कितना में? 5000 से। तो 1, 4, 1 और यहाँ पे 0, 2 और 8, 2 शेषफल फिर 5 और यहाँ पे कट गया। यानी कि अब यहाँ पे 1 ज़ीरो और बैठेगा क्योंकि ऊपर से 0 उतरेगा, 0 कटेगा। 1250 मरतबे आप कटा दिए, ठीक है? अब यहाँ से इसको कटाएँगे तो 625 आ जाएगा, कितना? 625 1250 को 2 से भाग करेंगे तो 625 यानी कि कितने बोतल बनेंगे? तो 625 बोतल बन जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको पहले लीटर को मिलीलीटर में बदलने के बाद भाग करना है और जो संख्या आएगा वह बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीरीज बोलते हैं। क्या? सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है या किस चीज़ का? सीरीज का बोल सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरीज देखकर आपको इतना तो ज़रूर पता लग गया होगा कि यह सीरीज बढ़ रहा है, यह सीरीज बढ़ता हुआ क्रम है यानी कि 32 से 44 हुआ तो कितना बढ़ा है? तो 12 बढ़ा है।
फिर 44 से 56 हुआ है तो कितना बढ़ा? तो आप कहेंगे सर 12 बढ़ा। तो जब दोनों में 12 बढ़ा तो तीसरे में भी कितना बढ़ेगा? 12 ही बढ़ेगा। यानी कि 56 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व करना है। जैसे ही पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन आएँगे तो आप उसे ऑब्ज़र्व करके ही उसका बिल्कुल सही आंसर निकालने में सक्षम होंगे। देखने की आवश्यकता है, अच्छे से देखिए, माइंड शांत करके देखिएगा तो निश्चित रूप से उसका आंसर पता लग जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की इस सेशन की अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद भी एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूँ। ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर हाल में पूछे ही जाते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लीजिए। कहता है, कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने यानी कि एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उन मनपसंद फ़िल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़े को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया है। शिक्षिका है, यानी कि शिक्षक टीचर है, जो क्लास 4 के बच्चों से कार्टून, पारिवारिक, कॉमेडी, रोमांटिक, हॉरर यानी कि डरावना ड्रामा टाइप के फ़िल्म का एक आँकड़ा प्रस्तुत करती है, जो कि पूरे 45 बच्चों में से पार्टिसिपेट करने के बाद यह डाटा निकला है, ठीक है? सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फ़िल्म शैलियों के देखने वाले की संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे भी फिर अब क्या कहा गया? अंतर, यानी कि घटाना है। सबसे ज़्यादा क्या है इसमें देखिए, 10, 7, 11 अभी तक तो सबसे ज़्यादा 11 मिला और सबसे कम क्या है? 1, सबसे कम आपका 1 है। यानी कि 11 में से 1 गया, कितना मिला? 10, यानी कि आपका अंतर कितना होगा? 10 होगा। आपका अंतर कितना होगा? 10 होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कहता है, निम्न तालिका में 2 स्तंभ यानी कि एक्स और वाई है। स्तंभ एक्स में कुछ वस्तुएँ हैं और स्तंभ वाई में उनकी मापन की इकाइयाँ हैं। स्तंभ एक्स की वस्तुओं का स्तंभ वाई में दी गई उनकी मापन की इकाइयों से मिलान कीजिए। इकाइयों से मिलान करना है। एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई, एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई, एक कक्ष की बीमा, जूते के फीते की चौड़ाई, केले की लंबाई। अब इस सभी को मापना है। सभी को क्या करना है? मापना है। देखिए, आपको ए का डी लग रहा है, ए का डी ऑप्शन नंबर 3 और 4 में लग रहा है, यानी कि एक एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई, आप जिस रोड पे चल रहे हैं उसको मापते किस चीज़ में हैं? तो हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। किस चीज़ में मापते हैं? तो किलोमीटर में मापते हैं। तो क्या आपका ए का बी होगा कभी भी? ए का बी होगा? नहीं। यानी कि सेंटीमीटर में क्या हम लोग रोड को मापते हैं? नहीं ना, नहीं मापते हैं। क्या मीटर में मापते हैं? बिल्कुल नहीं। किस चीज़ में मापते हैं? तो किलोमीटर में मापते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है। दोनों गलत है। अब यहाँ पे कहता है, एक कक्षा कक्ष की बीमा सेंटीमीटर में मापते हैं क्या? एक कक्षा कक्ष की बीमा क्या हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं? तो सेंटीमीटर में तो नहीं मापते, किस चीज़ में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस चीज़ में? मीटर में मापते हैं। तो एक का बी का सी किस में दिया हुआ है? बी का सी तो ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसके आधार पे आप आगे का मिलाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कल के मैराथन क्लासेस में इसका आंसर मैं खुद से बता दूँगा और जो बच्चे इसका आंसर बता पाएँगे, उन सभी का नाम कल की क्लासेस में मैं शामिल कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा और कल जो मैराथन क्लासेस 9 एएम में होने वाली है, उस क्लासेस में आप निश्चित रूप से पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम की मदद में, यानी कि इस एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए 12 क्लासेस अरेंज किया हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। निश्चित रूप से आप कंप्लीट करते हैं, तो 15 में इतना तो ज़रूर है कि आप 12, 13, 14 तक नंबर निश्चित रूप से गेन कर पाएँगे और बाकी का जो 1-2 क्वेश्चन है, वो भी आप बना पाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, यानी कि आपके एग्ज़ाम में चेतना के साथ आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और ओएमआर शीट को फिल अप करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आते हुए भी ओएमआर शीट रंगने में गलत कर देते हैं, तो वैसी गलती आप करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से आपका 1-2 नंबर कम हो जाएगा ना। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सभी के बारे में जानकारी आपको आने वाले समय में जानकारी मिल जाएगी, एग्ज़ाम से पहले मिलेगी। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, डमी एडमिट कार्ड आया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका किस शहर में आपका सेंटर दिया है, वह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सीटेट के साइट पे, ऑफ़िशियल साइट पे जाएँगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल के मैराथन क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस सेशन। बाय बाय, गुड नाइट।